नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। तो दोस्तों, जिस श्रृंखला का हमने प्रारंभ कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास का प्रकरण 3 आदिकाल के प्रकरण 3 देश भाषा काव्य का अध्ययन करेंगे। पीछे हमने प्रकरण 1 प्रकरण 2 का पढ़ लिया है। अगर आपने वह नहीं सुना है तो जाके एक बार सुन लीजिए। अब कल 29 जून को नेट की पेपर हुआ था, उसमें कुछ पंक्तियां देकर पूछी गई थी, हेमचंद्र की थी, इस प्रकार से थी। वो कल मैंने पढ़ाया था, उसमें से आई थी। अगर आपने वो वीडियो सुना होगा तो आपने सही किया होगा, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, तो आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की यह है कि शुक्ल जी सबसे पहले वीर गाथा काल नाम का जिक्र करते हैं, वह प्रकरण 3 में करते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ये। और प्रकरण 3 से ही शुक्ल जी यहाँ पर समय सीमा बताते हैं 1050 से 1375। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसका वाचन करना। ठीक है, कहीं कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछना हो हमसे तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको क्या है कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए इसमें जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उनको अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं आपको बता दूंगी कि हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वरना उनको मैं स्किप करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विशलदेव रासु, पृथ्वीराज रासु आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध है अर्थात संदेह की दृष्टि में है। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविताएं नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे, ये शुक्ल जी कहते हैं। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राजा भोज जस मुसरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभा में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पे में। देखो यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि राजसभा में जो सुनाए जाने वाले नीति और श्रृंगार के विषय किसमें होते थे, दोहों में होते थे। और जो वीर रस पूर्ण कविताएं होती थी वो लगभग शुक्ल जी कहते हैं कि वो छप्पे में मिलती है। ठीक है, आगे क्या है कि राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राज के पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। शुक्ल जी यहाँ पर वीर गाथा काल कहा गया नाम को लैंड कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकरण 3 में आगे क्या कहते हैं कि भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांतों के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राजा प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र रहा। कनौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां इधर ही प्रतिष्ठित थी।
उधर की भाषा ही श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि इसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव इसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि इसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्तियों की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवाल, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे और लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी भिड़ाइयों का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। आगे शुक्र जी कहते हैं कि महमूद गजनबी के लौटने के पीछे गजनबी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में विशेषतः राजपूतानों पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। ठीक है, ओके। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांबर जो अजमेर, मतलब शुक्ल जी ने बताया कि सांबर अजमेर में है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जयपुर में है सांबर। सांबर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया और अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अरुणराज, जिसे अन्ना के नाम से भी जाना जाता है, के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर झील है। अरुणराज ने उससे सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अरुणराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाता है। आना के पुत्र विसलदेव विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाने जाते हैं के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर विसलदेव आर्यव्रत से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यव्रत के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिंग स्तंभ पर खुदे हुए विसलदेव के विक्रमी संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। फिर आगे कहते हैं कि साहबुद्दीन गौरी की पृथ्वी राज पर चढ़ाई के पहले भी गौरैयों की सेना ने नाडोल पर धावा किया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूता ने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बार बार मुसलमानों से लड़ते रहते थे। उसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। ठीक है, यहाँ पर तो पृष्ठभूमि बांधते हैं कि किस प्रकार से मुसलमानों का आक्रमण जो भारत पर होता है, ठीक है, किस प्रकार से एक वीरता पूर्ण काव्य लिखा जाता है उसी कारण से। ठीक है, तो शुक्ल जी आगे फिर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। ठीक है, राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्यों के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भात या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। ओके, समझ गए आप यहाँ पर? ये मूल बात यहाँ पर जो शुक्ल जी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं 2 रूपों में पाते हैं। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, तो मुक्तक के रूप में भी और एक प्रबंध के रूप में। मतलब अगर प्रश्न आ जाए कोटेशन टाइप, आप जानते हैं कि आज आरपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछती है, तो पूछ सकते हैं कि जो वीर गाथा काल में जो रचनाएं हुई है वो केवल मुक्तक हुई है, तो हमें ध्यान रखना है मुक्तक और प्रबंध
प्रबंध दोनों हुई है। शुक्ल जी भी यहाँ पर कहते हैं कि मुक्तक के रूप में और एक प्रबंध के रूप में हम पाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि रचनाओं, हाँ, फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यह वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। अच्छा, शुक्ल जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर प्रबंधात्मक काव्यों का उल्लेख करूंगा। ठीक है, आप कहते हैं कि जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। अच्छा, ओके, मान लिया आपकी बात। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान रस। ठीक है, कहते हैं कि श्रृंगार का तो जो मिश्रण रहता था वो गौण रूप से रहता था, लेकिन प्रधान रूप से वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल साहित्य के रूप में रहता था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आदिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस का उपयोग हुआ है तो आंशिक रूप से हुआ है, प्रधान रूप से नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना यही। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई। अमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथा अनुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ठीक है, ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है, एक प्रबंध के साहित्यिक रूप में और एक वीर गीतों के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विसल देवरासो मिलती है। ओके, कि वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है? विसल देवरासो। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, तो विसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। ठीक है, शुक्ल जी यहाँ पर रसायन शब्द बार बार आया कहते हैं, और यहीं से वो कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। और अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। ठीक है, अब शुक्ल जी क्या करेंगे कि कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा तो है नहीं है वैसे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में समाप्त करें। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, तो हो जाएगा, कर लेंगे, हम मिलकर करेंगे। ठीक है, फिर खुमान रासो का, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले खुमान रासो का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टोड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज, जिसे बप्पा भी कहते हैं, के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है, और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल मामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। ठीक है, खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रमी संवत 869 से 893 तक राज्य किया। ठीक है, यह राज्य वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, पर इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप तक का वर्णन है। काल भोज बप्पा कहते हैं जिसे से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। काल भोज, खुमान, मत्तट, भृतपट सिंह खुमान दूसरा, महायक खुमान, ये फिर उनकी परंपरा बताते हैं। ठीक है, महायक ये नाम है राजा का, फिर एक और तीसरा खुमान है। तो ये 3 खुमानों का जिक्र कर दिया। फिर ये काल भोज का समय विक्रमी संवत 791 से 810 तक है, और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भृतपट दूसरे के समय 2 शिलालेख विक्रमी संवत 999 और 1000 के बीच मिले हैं। अतः इन 190
वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमाणों का समय अनुमानित है इस प्रकार ठहराया जा सकता है। आप इस जो मैं बता रही हूँ अभी उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। खुमान पहला, इसका समय बताते हैं विक्रमी संवत 810 से 865। दूसरा खुमान का समय बताते हैं विक्रमी संवत 870 से 900। और तीसरे खुमान का समय बताते हैं विक्रम संवत 965 से लेकर 990 तक। ठीक है, आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, क्या कहते हैं, अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रमी संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूतानों पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतः यदि किसी खुमान की अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर कुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय जो कुमान रासों मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उस विक्रमी संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिव सिंह सरोज के कथा अनुसार एक अज्ञात नामाधार ने कुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर कुमान तक के युद्धों का वर्णन है। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली कुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पीछे परिशिष्ट। ठीक है, अभी तक ये स्पष्ट शुक्र जी भी नहीं कर पाए कि असल में ये जो कुमान रासो किसने लिखा। आगे क्या कहते हैं, आगे जो रचना आती है विसल देव रासो। ठीक है, नरपति नाहल कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम से विसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। उसने विसल देव रासो नाम एक छोटा सा सुपृष्ठों का मात्र ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यूं दिया गया है, देखिए ग्रंथ का निर्माण काल यूं दिया गया है, क्या क्या है, 1272 मंजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आया है 72 का 72 नहीं है, यहाँ है 1212, इधर 12 से 72, आप हमेशा लिए 72 कहा गया, नहीं 72 नहीं है, 1212 है। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। 72 शब्द बृहहोत्र या द्वादशोत्र का रूपांतर है, अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्र 12 से अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में स्वत्र वर्तमान काल का ही उपयोग किया है जिसमें वह विसल देव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रह राज चतुर्थ का समय 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210-1220 के प्राप्त है। विसल देव रासों में 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ। इसकी कथा का सार यह है। अब देखिए कथा का सार आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये प्रश्न तो आता ही आता है। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के विसल देव का विवाह हो जाता है। सबसे पहले विवाह हो जाता है, फिर क्या होता है कि विसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहाँ 1 वर्ष रहना। क्या हुआ कि जो ये विसल देव है ये भी राजा और राजमती है वो भी रानी, तो दोनों में तो भाई वो क्या कहते हैं स्वाभिमान तो होगा। तो ये राजा बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि भाई हमारे तो इधर क्या है सांबर है, सांबर में नमक उत्पादन होता है। ठीक है, बड़ा हमारा बिजनेस है। ठीक है, ये कहती है कि क्या ही बिजनेस, क्या तुम बात कर रहा है, उड़ीसा के जाके देखो वहाँ पर सोने ज्वारात हीरे मोती के खाने हैं, क्या है क्या तुम्हारे इधर। भाई इसे लग जाती है ठेस, ये निकल जाता है उड़ीसा की तरफ। ठीक है, और फिर आगे तीसरे प्रकरण में क्या है कि राजमती का विरह वर्णन तथा विसल देव का उड़ीसा से लौटना है। ठीक है, फिर वो चला जाता है तो इसका हाल बुरा हो जाता है, किसका, राजमती का, विरह से व्याकुल स्त्री। ठीक है, और इसी तीसरे में ही क्या है वो वापस भी आ जाते हैं। चौथे में क्या है कि भोज अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना और विसल देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चितौड़ लाना। ठीक है,
आगे क्या दिया है, शुक्ल जी कहते हैं कि दिए हुए सममत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विशलदेव के कुछ पीछे की लिखी जान पड़ती है, बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य। अंडरलाइन कर लीजिए। किसके संबंध में कहते हैं कि ये घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है, क्योंकि इसमें घटनाएं तो केवल इतनी हुई है ना कि वो रूट कर चले जाते हैं। वर्णनात्मक केवल वर्णन ही हुआ। अगर विरह की बात करें तो वहाँ विरह का कितना वर्णन है, ठीक है, जिसमें दो ही घटनाएं हैं, विशलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना, दो ही घटनाएं हैं, ठीक है। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। देखो, प्रारंभिक कल्पना प्रसूत। विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः इनकी कन्या के साथ विशलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। विशलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आई है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी कि जैसे पहले के आए हैं कि अजमेर के चौहान राजा विशलदेव विग्रह राज बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में लाए थे। फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक में है, जिसका कुछ बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है, ठीक है। तो इसको तो हमने इतना छोड़ देते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है नहीं, वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आए हुए कुछ फारसी अरबी तुर्की शब्दों की ओर ध्यान जाता है, जैसे महल, ईमान, नेजाता जानो, मतलब ताजियाना, नेजाता जानो आदि। जैसे कहा जा चुका है पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था, वे उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे। ये नहीं पूछे जाते प्रश्न, हाँ वही पढ़ेंगे जो परीक्षा उपयोगी है, ठीक। आगे आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है, ठीक है, हमीर के समय की रचना कहा है। फिर क्या कहते हैं कि यह नरपति नालय की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की बात है, राजपुताने के एक भाट का अपने राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आंखा किया, चंदन काठ का मांडवो, ये बताते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा अंडरलाइन किया वो पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे सारा कुछ पढ़ने से कुछ फायदा है नहीं। जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से जानी जाती थी, चारणों में किस भाषा से, पिंगल भाषा के नाम से जानी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह क्या कहलाया, डिंगल कहलाया, ठीक है। क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों पर का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात है जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत कवि ने गाए हैं, ठीक है। यहीं पर समाप्त हो जाता है हमारा विशल देवरासु। आगे शुरू होता है चंद बरदाई, और चंद बरदाई ऐसे चंद बरदाई को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और हाँ, अगर कुछ भी चीज़ें आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसे और सुधार किया जा सकता है, कैसे और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। और आपको और क्या क्या पढ़ना है, कुछ कहानी उपन्यास वगैरह तो भी मैं शुरू कर सकती हूँ, तो अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद।